नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट 2025 के लिए स्पेशल लेवल 1 और लेवल 2 के लिए एनसीएफ 2005 के टॉप 50 क्वेश्चनों की हम बात करेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे सी टेट के अंदर है, यूपी टेट के अंदर है और डीएसएसबी के अंदर है और जो कुछ हमने बनाए हैं। तो आपके एग्जाम के लिए टॉप 50% महत्वपूर्ण है। बारीकी से एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से हमने निकाला है। तो एनसीएफ 2005 के बारे में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और रीड प्री के जो नए साथी हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब की बार यहाँ से 2 से 3 प्रश्न फिर आने वाले हैं और आपको नंबर दिलाने वाले हैं। तो सभी साथी प्रताप क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटा दबाएं, और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। बात करते हैं आज के एनसीएफ की टॉप 50 प्रश्नों की। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो किससे प्राप्त की है? रचनावाद से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है? रचनावाद से। अब बात आ गई यहाँ पे पाठ्यचर्या की। पाठ्यचर्या की बात करें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं करिकुलम। क्या कहते हैं? करिकुलम। क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। और करिकुलम शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एक शब्द है क्यूररे। क्यूररे से मानी जाती है, जिसका इस क्यूररे का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान, यानी जिस पर बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। ये है हमारा पाठ्यचर्या। एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब तक हम एनसीएफ की बात करें तो ये चौथा संस्करण है 2005 का। फर्स्ट संस्करण आया था एनसीएफ का, वो आया था 1975 के अंदर। दूसरे एनसीएफ की बात करेंगे वो आया था 1988 में। और तीसरे एनसीएफ की बात करें तो ये 2000 में आया था। अब एनसीएफ लागू किया है 2005, जो चतुर्थ संस्करण है 2005। अब इस पाठ्यचर्या का प्रकाशन कौन करता है? इस पाठ्यचर्या का जो प्रकाशन करता है वो एनसीईआरटी करती है। कौन करेगी? एनसीईआरटी करेगी, नई दिल्ली वाली। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एन जो पाठ्यचर्या लागू किया गया है वो हम बात करें अपने जो है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का जो प्रारंभ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय गान के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ है टैगोर के निबंध है एक सभ्यता एवं प्रगति। सभ्यता एवं प्रगति के एक उदाहरण से हुआ है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का, ठीक है। ये याद रखना, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। इस सभ्यता और प्रगति में उन्होंने कहा कि जो सृजनात्मकता है, जितने भी सृजनता है, सृजनात्मकता व उदार आनंद उदार आनंद बचपन की कुंजी है, और ना समझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति को खतरा है। अतः बच्चे को सही ज्ञान सही रूप में प्रदान करने का सही तरीका ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो प्रोफेसर यशपाल समिति के आधार पर, संचालन समिति के आधार पर ये जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 लागू किया गया है बच्चों के लिए। तो जो नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति को खतरा है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? अभी देखिए पाठ्यचर्या 2005 के अंदर जो है मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं 5, वो याद रखने हैं। सबसे पहले तो इसमें नहीं है, हमें वो चुनना है, बाद में आपको बताऊंगा 5 कौन कौन से हैं। स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना बिल्कुल सही है। स्कूल के अंदर ही शिक्षा नहीं बल्कि बाहरी वातावरण से भी बच्चों को जोड़ना है। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना। ऐसा नहीं है कि हमने सिलेबस जारी कर दिया, पाठ्यचर्या जारी कर दिया और वही पाठ्यक्रम रहेगा। नहीं, बच्चे के मानसिक विकास के आधार पर पाठ्यक्रम हमें जारी करना होगा, ठीक है। तो लचीला होना चाहिए ताकि हम उसको बार बार चेंज कर सकें। कक्षा जीवन में एकीकृत करना उसको। फिर अधिगम का रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, ये गलत है। अधिगम के जो रटन प्रणाली है उसको क्या करना है? एनसीप ने कहा कि उसको बंद करना है, यानी उसको मुक्त करना है। दूसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास, ठीक है, और समृद्ध विकास के लिए पाठ्यचर्या प्रदान करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे 5 सिद्धांत जहां से प्रश्न आता है। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी 5 सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, बिल्कुल सही है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए, और कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना, राष्ट्रीय पुस्तकों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, तथा राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इस ये 5 है, ये 500 याद रखने हैं। ये देखो, कक्षा कक्ष की को गतिविधियों से जोड़ना, जो भी कक्षा कक्ष की गतिविधियों, बच्चों को सभी गतिविधियों से जोड़ना है। पाठ्यचर्या पुस्तक के केंद्रित न जाए, यानी जो पाठ्यचर्या का पुस्तक का पाठ, पुस्तक के अंदर ही विद्यार्थी वहां पे जो है केंद्रित न रह जाए, उसे बाहरी वातावरण से, बाहरी गतिविधियों से भी जोड़ना है उसे। ठीक है, ये 5 सिद्धांत आपको याद रखने होंगे। ये है हमारी रीट प्री पात्रता परीक्षा 2025 के लिए लेवल 2 के साथियों के लिए, जो बीएड कर रखे जिन्होंने, सीधी बात। तो सामाजिक अध्ययन एसएसटी के लिए स्पेशल, आपको पता है ये टफ है, 60 प्रश्नों को बहुत टफ है निकालना। हमने बार बार अगर हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तभी उन प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार के रीट के अंदर एनसीईआरटी का डाटा उन्होंने डाला, कक्षा 6 से जो पॉलिटिकल की है और अपने भूगोल की और हिस्ट्री की पुस्तकें, वहां से उन्होंने डाटा डाला लगभग 20%। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक का समावेशन अच्छे तरीके से टेस्ट को लगा सकते हैं, और कंप्लीट टॉपिक वाइज जो आपका 60 प्रश्नों का टॉपिक दिया हुआ है सामाजिक अध्ययन का, वो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, जैन है, बौद्ध है, महाजनपद काल है, मौर्य काल है, चोल काल है, और जो भी 1857 की क्रांति है, स्वतंत्रता आंदोलन है, ये सारे आपको जो है यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से, ज्योग्राफी, राजस्थान, वर्ल्ड, सब यहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे आपको। आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें और प्रताप क्लासेस की ऐप डाउनलोड करके इसको टेस्ट लें। अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और याद रखना है अब की बार 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है वो 76वां गणतंत्र दिवस है। कौन सा? 76वां गणतंत्र दिवस है। इस 76वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी साथियों को प्रताप क्लासेस पर 50% की छूट दे रही है। तो 50 रुपए में मिलेगी ये टेस्ट सीरीज। अब क्या मिलेगी? 50 रुपए में मिलेगी मात्र। कोई भी टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेस पर, वो 50 रुपए में मिलेगी आपको। अगला प्रश्न है हमारा कि पाठ्यचर्या को किन पक्षों में बांटकर निर्धारित किया जाना चाहिए? तो ज्ञानात्मक पक्ष भी होना चाहिए, भावात्मक पक्ष भी होना चाहिए, और मनोगत्यात्मक पक्ष भी होना चाहिए। ये सभी पक्ष रखकर ही पाठ्यचर्या को तैयार करना चाहिए, यानी निर्धारित करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम, जो अधिगम है वो अपने स्वभाव में कैसा है? तो सक्रिय है और सरल है। तो कैसा बनाना है? उसको सक्रिय बनाना है और सरल बनाना है अधिगम को। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेशन आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेशन आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो आनंद प्राप्ति व उबाऊपन से स्वतंत्रता हेतु, तो इसमें देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधियों में निपुणता प्राप्त करने हेतु, गलत है। तो बच्चे की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु। तो सहगामी गतिविधियां कठिन विषयों के अधिगम में सहायक होती है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। तो ये याद रखना है, करके सीखने पर बल देता है, न कि रटने पर, न कि समस्या हल करने पर। तो करके सीखने पर बल देता है कौन सा? अपना अधिगम। इसके उद्देश्य रखे गए कि देखिए, एक तो है शिक्षा के उद्देश्य की बात करें, सबसे पहले है करके सीखने, या हम कह सकते हैं कि सीखने के लिए सीखना। दूसरा तत्परता, बच्चे की तत्परता होनी चाहिए। तीसरा रचनात्मकता होना चाहिए, और शिक्षा का विकास और सौंदर्यकरण। ये सारी क्या है? एनसीएफ 2005 के उद्देश्य है। अब बात करें एनसीएफ 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मुख्य बिंदु है जहां से प्रश्न आपके बनेंगे। पहला है, इसका नारा क्या है? एनसीएफ 2005 का नारा क्या है? बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन। ये आपको याद रखना है, कोई भी बर्डन नहीं रखना है। और आप रीट प्री की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी कोई बर्डन नहीं रखना है। आपकी अच्छे तरीके से पात्रता पास हो जाएगी, और आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हो, आपकी जो है तैयारी पात्रता बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगी। महत्वपूर्ण शिक्षा पर पहल देखिए एनसीएफ की। तो पर्यावरणीय शिक्षा को महत्व दिया गया है इस एनसीएफ के अंदर। स्पेशल जो प्राथमिक स्तर के बालक है उनके लिए ईवीएस लागू की जाएगी, यानी पर्यावरण के जो भी टॉपिक है उनको लागू किए जाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर जोर दिया गया है।
क्रियात्मक अनुसंधान पर बल दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान पर बल दिया गया है। अब प्रश्न कहीं से बन सकता है कि पर्यावरणीय शिक्षा को महत्व दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान पर बल दिया गया है, ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कह सकते हैं कि जो सूत्र है शिक्षा के दो विशिष्ट सूत्र का पालन करें, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर है, या हमको उल्टा दे देंगे कि ज्ञात से ज्ञात की ओर है, या अमूर्त से मूर्त है। तो ये भी याद रखना है। तो संरचनावादी है, निर्मितवादी की अवधारणा पर बल देता है। ये सारे याद रखना है कि समस्या समाधान विधि भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। तो सारे पॉइंट आगे आ जाएंगे। शिक्षा दृष्टिकोण होगी संरचनावाद और निर्मितवाद पर आधारित होगी। किस पर होगी? संरचनावाद और निर्मितवाद पर आधारित होगी। ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की अवधारणा होगी। इसमें जो दो विशिष्ट सूत्र है उसका पालन करना होगा, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। अगला शिक्षण माध्यम देखिए, प्राथमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम होगा मातृभाषा, ठीक है, और त्रिभाषाई सूत्र का पालन होगा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी और मातृभाषा होगी। ये तीन भाषाएं होगी भी, याद रखना, हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा। फिर समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई है इसमें। एक तो समुदाय, अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी की संयुक्त जिम्मेदारी भी। पाठ्यक्रम की विशेषता देखिए, पाठ्यक्रम होगा लचीला, पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार बदला जा सके। आत्मनिर्भर बनाने वाली जीवनों उपयोगी शिक्षा होनी चाहिए इसमें। शिक्षण विधियां, तो ये पॉइंट याद रखना है, इसमें समस्या समाधान विधि का उपयोग किया जाएगा, समस्या समाधान विधि का अधिक उपयोग किया जाएगा। शिक्षक की भूमिका होगी सुविधा प्रदाता और सुगमकर्ता। अगला पॉइंट है क्लास की अवधि कितनी होगी बच्चों के लिए? तो 35 मिनट की होगी। कितनी? 35 मिनट की होगी। उसमें विषय होंगे चार विषय कौन कौन से? कोई भी भाषा ले सकते हैं। फिर गणित जरूरी है, मैथमेटिक्स स्पेशल एनसीईआरटी ने कहा है, और पर्यावरण अध्ययन भी जरूरी है, और सामाजिक विज्ञान भी जरूरी है। तो सभी से जोड़ना होगा। तो ये चारों याद रखना है क्योंकि एक प्रश्न यहां से बन सकता है। अब है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, हमारी प्रताप क्लासेस पर आपको मिल जाएगी। 50 रुपए में मिल रही है गणतंत्र दिवस पर 96वें पर, ये आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो दोनों है, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, दूसरा छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। तो गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, दूसरा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। आप बार बार गलती कर रहे हो तो उसमें आपको जो है सीखने का बल मिल रहा है, सीखने का अनुभव मिल रहा है। बार बार अगर हम गलतियां करते हैं तो गलतियों से सीखते हैं। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें सही होगा, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। अब देखते हैं कि इसके निर्माण में रूपरेखा के बारे में। तो पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 से संबंधित मुख्य तथ्य देखिए। सबसे पहले स्वीकृति और निर्माण के बारे में बात करें तो एनसीएफ 2005 के निर्माण की स्वीकृति CAB यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा किया गया। फिर इसका निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की पहल पर किया गया। यह भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा निर्माण संस्था व नेतृत्व, तो एनसीईआरटी करेगी, यानी इसका जो प्रकाशन है वो एनसीईआरटी करेगी, नई दिल्ली वाली। तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका निर्माण किया गया। इसका नेतृत्व प्रोफेसर यशपाल ने किया, जो पूर्व में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये याद रखना है। फिर एक राष्ट्रीय संचालन समिति भी है। तो एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जो योगदान है वो राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया, और उस गठन के जो अध्यक्ष हैं इस राष्ट्रीय संचालन समिति के, वो थे प्रोफेसर यशपाल, और इसमें जो सदस्य थे वो 38 थे भी, यहाँ पे 38 कर लेना, 38 सदस्य थे, शामिल थे, और प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार होने चाहिए? लिखित परीक्षा के आधार पर? नहीं। मौखिक परीक्षा के आधार पर? नहीं। लिखित व मौखिक परीक्षण के आधार पर? नहीं। तो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर। यहाँ पे जो प्रेक्षण का अर्थ मतलब क्या है, यानी तो यहाँ पे प्रेक्षण के आधार पर मतलब इनका कहना है कि प्रेक्षण के आधार पर यानी किसी चीज को देखकर या सोचकर जो कुछ सीखा जाता है उसे प्रेक्षण कहते हैं।
ठीक है, तो बच्चे को किसी चीज को देखकर या सोचकर विचारना, इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, यानी मूल्यांकन उसके आधार पर किया जाएगा। यानी उसको हमने दे दिया, कोई हिंट दे दिया, फिर वो सोचेगा कि ये कैसे हो सकता है या कैसे बनाया जाए, तो इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, जो प्राथमिक और जो कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी, एकीकृत, विशेष और नियमित। ये प्रश्न देखो कितना गजब का है, तो अच्छा प्रश्न है। तो इसमें होगा अपने समावेशी शिक्षा। स्पेशल का है कि समावेशी शिक्षा होगी, क्या होगी? सभी को समान शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? तो किस विद्यालय में होना चाहिए? नियमित विद्यालय में, विशिष्ट विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में, एकीकृत विद्यालय में। तो इसका आंसर होगा उसे समावेशी विद्यालय के अंदर शामिल किया जाएगा। यानी एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला जो है समावेशी विद्यालय में किया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है सत्य नहीं है? विश्वविद्यालयों को राजनीतिक से मुक्त कराना, ये गलत है, ये जो है इसका कथन नहीं है। विज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, ये है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, बिल्कुल सही है। परीक्षा में लचीलापन लाना, तो ये तीनों कथन सही है, ये गलत है। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इस ओर जो है पाठ्यचर्या। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें वे विद्यार्थी प्रतिदिन अपने अनुभव की प्राप्ति करते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो इसमें खुली पुस्तक परीक्षा सुझाया गया है, सतत व निरंतर और व्यापक मूल्यांकन किया जाए, सामूहिक कार्य मूल्यांकन और उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न याद रखने, ये सीधा का सीधा छप जाएंगे। अब है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2016 से लेकर 2024 तक आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे राजस्थान जीके की, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल और भूगोल के प्रश्न होंगे। तो प्रत्येक के इस प्रकार पेपर मिलेंगे और पेपर का नाम होगा, जैसे पटवार प्री है, एलडीसी है, लैब असिस्टेंट के सारे पेपर आपको मिलेंगे। तो वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने, इनको डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अब आपको ये मात्र 50 रुपए में मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हो। अच्छे तरीके से तैयारी करें लेकर और देखें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? किस परीक्षा संबंधी? तो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। क्या उसी? ऐच्छिक। तो इसका आंसर होगा ए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अब आधारभूत सिद्धांत भी आपको याद रखने होंगे, ये भी यहां से प्रश्न आता है। यानी पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, वो आपको। तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये 5 सिद्धांत जो मैंने बताए थे। रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। देखिए यहाँ पे थोड़े से शब्द है वो कठिन दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा, तो सम्मिलित नहीं है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये गलत हो जाएगा। देखिए रटने को महत्व प्रदान न करना, बिल्कुल सही है। मुक्त करना है, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सही हो जाएंगे। इसमें ए नंबर गलत हो जाएगा। ये देखो 5 सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, हमें बार बार रिवाइज करना होगा। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्ष की गतिविधियों से जुड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं और राष्ट्रीय महत्व के बिंदु पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है इसमें। तो बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? 5 दो मैंने बताए थे।
ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना सही है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना ये भी सही है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना गलत है ये। बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करवाना, तो इसमें सी नंबर आंसर जो है गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अपने 2005, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया इस प्रकार का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की 2005 के अनुसार? तो इसमें ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, और ज्ञान से विकास होता है। बस ज्ञान से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। गणित शिक्षण होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। बालक के जो मानसिक विकास है सुधार पर गणित का शिक्षण होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो अधिक महत्व दिया गया है किस पे? गुणवत्ता आयाम शीर्षक पर। तो बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम में सुधार करना। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन? यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल सही है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा और इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है। मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में क्या शामिल होता है? मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में क्या शामिल होता है? अभी तो पाठ्यचर्या में अनुभव जिनका उपयोग शिक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो मुनरो को वो है आपका पॉइंट भी याद रखना है। मुनरो की परिभाषा है। आगे मैं चलो नीचे दिए हुए वो बता देता हूँ आपको। मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी अनुभव निहित होते हैं जिन्हें विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, यह किसने कहा कि पाठ्यचर्या में वे सभी अनुभव निहित होते हैं जिन्हें विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक बात आती है केसवेल की, एक आते हैं केसवेल। केसवेल कहते हैं कि जो पाठ्यचर्या है वो गति युक्त वातावरण है। पाठ्यचर्या को इन्होंने गति युक्त वातावरण कहा है। गति युक्त वातावरण किसने कहा है? केसवेल ने कहा है। और फ्रोबेल ने कहा कि पाठ्यचर्या मानव अनुभवों का सार है। फ्रोबेल की परिभाषा आपसे पूछ ले, फ्रोबेल की पूछ ले तो पाठ्यचर्या जो है वो क्या है? मानव अनुभवों का सार है। ये भी आपको एक परिभाषा याद रखनी है। मेन एनशिप का उद्देश्य आत्मज्ञान का निर्माण करना। किसका? आत्मज्ञान का निर्माण करना। अगला प्रश्न, कनिंघम ने पाठ्यक्रम को किससे जोड़ा है? कनिंघम ने पाठ्यक्रम को किससे जोड़ा है? शिक्षक के साधन से। ये मोस्ट कर लेना भी, शिक्षक के साधन से जोड़ा है कनिंघम ने। क्योंकि कनिंघम ने, आगे मैं बता देता हूं, आगे परिभाषा है। कनिंघम के अनुसार कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है। ठीक है, जिसे वह पदार्थ किसको कहा इन्होंने? छात्र को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी विद्यालय में चित्रित कर सके। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार पाठ्यक्रम का उद्देश्य किससे संबंधित है? 1952-53 में। अब आपको याद रखना है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया था? 1952-53 में। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो छात्र के समग्र अनुभव से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे जो है, आगे बात करते हैं, जिसका आंसर होगा कि पर्यावरणीय चिंताओं तथा जिसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। इसका आंसर होगा। ठीक है, भूगोल पढ़ाया जाए क्यों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान पुस्तकों में अधिक बल दिया जाता है। विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया जाता है रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर। ठीक है, ये सही है। विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण समीक्षा बनाए रखने के लिए गलत है। छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए ये भी सही है। दोनों रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने और दूसरा छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए। यानी सीधी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव सोच रखनी है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा
1 व 3 आंसर होगा। ठीक है, फिर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो अधिक बल दिया जाना चाहिए वो है कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित रखने के लिए। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है हमारा कि पाठ्यचर्या यानी करिकुलम ऐसी है जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अधिक अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा को पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अनुभवों को बांटने तथा विद्यालयों के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और इसका प्रश्न संख्या 13 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, ये जो ऊपर दिया हुआ है इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए भी। इसमें शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए, ये इसमें कहा गया है। अगला देखिए प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए। क्योंकि राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है, इसलिए देना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव क्या है? तो ये है कि विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना, विस्तृत सामाजिक संबंध में सीखना जो एनसीएफ 2005 का मुख्य बदलाव है 2005 का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, ये एक सही है। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा होने पर इसके कारण अलग व्यक्ति वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा, यह विषय केंद्रित हो जाएगा, यह सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा, यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। यह छात्रों के बीच में क्या नहीं होगा? लोकप्रिय नहीं हो पाएगा अगर ऐसा नहीं होता है तो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छोड़ जाए, बिल्कुल सही है। यह भाषा को समय पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा और इनमें से सभी हो जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका है सुविधा दाता। क्या होगा इसमें? सुविधा, यानी बच्चों को क्या देगा? शिक्षक पूरी सुविधा देगा। किस तरह सुविधा देगा? पढ़ने में, बैठने में, कक्षा कक्ष में पूरी सुविधा एक दाता कौन होगा? एक शिक्षक होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ प्राप्त की है। तो समझ प्राप्त की है रचनावाद से। ठीक है, इसे रचनावाद से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता को मानना, महिलाओं के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम्स को आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना और दिखाना जिनके माध्यम से न्याय व शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है। क्यों सुझाया गया है? ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। ये पॉइंट याद रखना है और ये प्रश्न भी याद रखना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो कौन सी भाषा? इसमें 3 भाषा मैंने आपको जो बताई थी, आगे बताता हूँ। ये है त्रिभाषाई फार्मूले की 3 भाषाएं। प्रथम भाषा के अंदर राज्य या राष्ट्रीय भाषा हिंदी, दूसरा द्वितीय भाषा के अंदर अंतरराष्ट्रीय भाषा जैसे अंग्रेजी, तीसरी भाषा के अंदर स्थानीय भाषा संस्कृत, पंजाबी, गुजराती या मारवाड़ी आप कोई भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यानी मातृभाषा कह सकते हैं हम। तो ये 3 भाषाएं इसमें शामिल होगी, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सम्मिलित 5 अध्याय। प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अध्याय की बात करें, सबसे पहला अध्याय है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है यहाँ पे सीखना और ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आंकलन, चौथा है विद्यालय और कक्षा का वातावरण, और पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। ये 5 अध्याय याद रखना है, एक प्रश्न पक्का। ये 5 अध्याय
आपको याद रखना है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी 5 सिद्धांत क्या है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं और राष्ट्रीय महत्व के बिंदु पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत याद रखने हैं। फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत आइए। पाठ्यक्रम निर्माण के याद रखने हैं। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्रियाशीलता पर आधारित होना चाहिए और पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्यापकता व संतुलन का सिद्धांत भी होना चाहिए उसमें। विभिन्न विषयों से सहसंबंध का सिद्धांत होना चाहिए। उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार पाठ्यक्रम। ये 10 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार होगा। पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए, उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, क्रमबद्धता भी होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। एनसीएफ 2005 की शिक्षण अधिगम की नवीन विधियां, एक तो मिश्रित विधि से, दूसरा परीक्षण करके सीखने वाली विधि से, तीसरा करके सीखने वाली विधि से, सामूहिक विधि से और निरीक्षण करके सीखना विधि से। ठीक है, ये सारी विधियां हैं जो नवीनतम विधियां एनसीएफ 2005 के अनुसार, ये याद रखनी है, या आपसे पूछा जा सकता है विधियां। ठीक है, और मैं कुछ बात करूं तो इसमें सबसे एक तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान पर बल देता है एनसीएफ। एक जो इसके दो विशिष्ट सूत्र ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त होंगे। दूसरा करके सीखने पर संबंधित है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे। बिना बोझ की शिक्षा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये नारा याद रखना है। और समस्या विधि आपसे अच्छी पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण विधि इसमें कौन सी है, तो समस्या समाधान विधि होगी। ये आपको याद रखना है, समस्या समाधान है विधि होगी, जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, समस्या समाधान विधि। ठीक है, समस्या समाधान विधि किसने दी थी, ये पूछा जाए तो किसने दी, सुकरात की है। समस्या समाधान विधि किसकी है, सुकरात की है, ये भी आपको याद रखना है। समस्या समाधान विधि को यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। एक जो संचालन समिति बनाई गई थी, गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल समिति के आधार पर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो उसके बाद में मैं प्रताप क्लासेस पर आपको बताऊं तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए करंट अफेयर्स, जहाँ पे आपको राष्ट्रीय और राजस्थान दोनों करंट मिल जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगी और मंथली पीडीएफ मिल जाएगी। आज 26 जनवरी 76वां गणतंत्र दिवस है, तो आपको प्रताप क्लासेस के ऐप पर 50 रुपए में सभी टेस्ट सीरीज मिलेगी। सभी टेस्ट सीरीज 50 रुपए में। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की है, सभी शिक्षक भर्ती के लिए, कोई भी परीक्षा। फिर भारत व राजस्थान करंट अफेयर्स है, जेल प्रेरी चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए। ईआरओ एग्जाम 2025 के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। और वार्षिक करंट अफेयर्स है 2025 की, जहाँ पे आपको मंथली वीकली सारे टेस्ट मिलेंगे दिल्ली वाले। और ये जो टेस्ट सीरीज है वार्षिक वाले, वो सभी एग्जाम के लिए, जैसे ईआरओ के भी है और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, वीडियो के लिए, पटवार के लिए है, एसएससी की कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आपके लिए महत्वपूर्ण है। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको पीडीएफ लिंक नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाए, जानकारी जो है प्राप्त कर सके। तो ये एनसीएफ अच्छी तरीके से पढ़ लें, जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, जो प्रश्न बताए हैं, हो सकता है जो मैंने प्रश्न करवाए हैं वो आपकी परीक्षा में हूबहू सीधा छप जाए और आपको अच्छी तरीके से प्रश्न करने का मौका मिल जाए। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक बार हम पढ़ें पहले, फिर उसके बाद में ये आप प्रश्न निकालें, ताकि आप अच्छी तरीके से इनके समझ पाएंगे। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के। और उससे पहले मैंने जो आपको एन आरटीए 2009 एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए हैं, जहां से प्रश्न बनेगा। दूसरा एनईपी 2020 के अच्छे तरीके से मैंने प्रश्न करवा दिए हैं, जहां से प्रश्न बन रहे थे बारीकी से। तो ये आपको सारे अच्छे तरीके से क्लासें लगानी है। बाकी रीट L2 के लिए स्पेशल क्लासें यूट्यूब पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जरूर पढ़ें, अध्ययन करें, ताकि आप अच्छे तरीके से प्री पास कर पाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।